हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज जो 2013 का यूपी टेट का जो मैथ के क्वेश्चन मैंने 15 कराए थे उससे आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन है हमारा किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का लागत मूल्य है। ठीक है। तो मैं इसमें मैं स्टार्ट करता हूं कि सीपी, फिर एसपी और फिर एमपी, ये तीन चीजें मैंने लिख ली। ठीक है। क्रय मूल्य या लागत मूल्य, फिर जो बेची गई वो मूल्य, और जो मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। ठीक है बच्चों। तो अब मैं अगर यहां लेट करूं कि ये कुछ 100 है, सीपी अगर 100 है तो उसने 25% का लाभ कमाया। इसका मतलब 125 हुआ। 100 पर सीपी 100 है अगर, और मैंने 25% का लाभ कमाया तो फिर एसपी 125 हो जाएगा। और मार्क प्राइस एमपी जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है 500। अब 500 पर वो छूट देता है। 500 पर कितने की छूट देता है? 500 पर 5% की छूट देता है। तो 500 का 5% कितना हो जाएगा? तो हम देखें यहां पर 500 का 5%, तो 500 इंटू 5/100, ये कैंसिल 25 हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब इतने रुपए की छूट देता है, तो वो इतने रुपए की छूट देता है। 500 की चीज पर 25 रुपए की छूट दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 500 के चीज पर 25 रुपए की छूट दी, तो वो जो चीज बेची गई हमारे अकॉर्डिंग 125 की बेची गई और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेची गई 475 में। ठीक है। तो 475 की तो बेची गई, जब छूट दे दी तो फिर ये 475 में बेची गई। ठीक है। 25 की अगर छूट दे दी गई तो, और हमारे अकॉर्डिंग बेची गई 125 में, तो 125 की वैल्यू है 475। अब हमें यह बताना है कि लागत मूल्य यानी कि जो 100 है उसकी वैल्यू क्या है। तो हम यहां पे बताएंगे 125 की वैल्यू अगर 475 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 इक्वल्स टू 475 डिवाइडेड बाई जो दिया है उससे डिवाइड। ठीक है। और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। ओके दोस्तों। तो अब हम यहां पर इसको कैंसिल करेंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहां पर अगर मैं इसको करूं तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ठीक है बच्चों। इसके बाद अब मैं ये 5 से ये डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 5 निम 45 और 55 25 और 95 इंटू 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 का 0 और 4 निम 36 और ये हो जाएगा 38। तो हमारा ऑप्शन होगा 380। इसका मतलब ये आंसर हो गया डी 380। ओके बच्चों, समझ में आया? क्या हटा? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन, किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी? मैं बात ये करूंगा कि अभी परिवार की औसत आयु क्या है। तो औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो तो ये होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे कुल पद। ठीक है। तो कुल पद हमको पता है। कुल पद देखो 5 सदस्यों वाले यानी कि कुल पद हो गए 5 हो गए कुल पद 5 सदस्यों वाले, और औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है, यानी कि औसत हो गया 20। तो 5 सदस्यों का, यहां मैं पदों का योग की जगह मैं पद की जगह लिख दूंगा 5 सदस्य। 5 सदस्यों की आयु का योग। ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप लोग कोई क्वेश्चन में ये सब चीजें लिखेंगे थोड़ी ना। ठीक है। ये तो डायरेक्ट आप लिखेंगे कि 5 लोगों की औसत आयु का योग हो जाएगा 100, सीधे सीधे। ठीक है। सीधे सीधे हम इसका और उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 सदस्यों की आयु का योग हो जाएगा 100। ठीक है। तो 5 सदस्यों की आयु का
योग हो गया 100। अब देखो 5 लोगों की आयु का योग 100 है, 5 लोगों की आयु का योग 100 है। अब वो ये कह रहा है सबसे छोटा जो सदस्य है वो 10 वर्ष का है, और जब सदस्य पैदा हुआ, सबसे छोटा वाला जब पैदा हुआ, तो जब सबसे छोटा वाला पैदा हुआ होगा यानी कि 10 साल पहले की बात है, तो 10 साल पहले की बात है, इसका मतलब जो औसत जो आयु का योग होगा वो सबकी पांचों में से 10 इसके कम हो जाएंगे। 10 साल पहले ये कितने का होगा? 0 का, तो 10 साल इसके कम हो जाएंगे, सबसे छोटे वाले के 10 साल कम हो जाएंगे। बाकी के भी तो, ये भी तो पीछे की बात हो रही है, तो बाकी के भी तो 10 साल कम होंगे। तो ओवरऑल 5 लोगों की आयु 10 साल कम होगी, तो टोटल कितनी कम हो जाएगी? टोटल जो 5 सदस्यों की आयु जो कम होगी वो 50 कम हो जाएगी, क्योंकि एक की होगी 10 कम, फिर दूसरे की 10 कम होगी, तीसरे की भी 10 साल पहले 10 कम होगी, चौथे की भी 10 साल पहले 10 कम होगी। तो इस तरीके से जो ओवरऑल होगी तो कितनी हो जाएगी? 50। यानी कि 10 साल पहले, 10 साल पहले, तो 10 साल पहले 5 सदस्यों की आयु का योग, 10 साल पहले 5 सदस्यों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 50 ही तो रह जाएगा। हम ये 10 पंजे 50 कम कर देंगे, 50 साल कम कर देंगे, तो कितना रह जाएगा? 50 रह जाएगा। ठीक है, अब योग हमें पता है, अब हमें निकालना है औसत। औसत निकालने का तरीका क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पद। अब देखो, अब लोग क्या सोचते हैं, यहां पर बच्चे लोग क्या सोचते हैं कि 10 साल पहले जो सबसे छोटा सदस्य है वो 0 का हो गया, लेकिन है वो उस टाइम भी बच्चा, वो है यहाँ पर। ठीक है, तो हम डिवाइड में अब 5 ही लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे 50। ठीक है, 5 ढाई 50, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10 वर्ष। ठीक है, कि 10 साल पहले पूछ रहा है क्या? जब सबसे छोटा पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु, जब सबसे छोटा पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु का मतलब ये है कि 10 साल पहले औसत आयु कितनी होगी, तो 10 साल पहले परिवार की जो औसत आयु होगी वो होगी 10 वर्ष। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये थोड़ा आपको लगा होगा कि इसमें टाइमिंग ज्यादा लग गई या नहीं लग गई, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बार बार समझाने के लिए बार बार बोल रहा हूं। एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो फिर आप जल्दी भी करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी शायद। तो देखते हैं बच्चों हम लोग ये क्वेश्चन, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान ज्ञात करें। तो यहाँ जो फॉर्मूला होता है माध्य का इस कंडीशन के लिए, वो फॉर्मूला ये होता है प्रथम n के लिए, माध्य इक्वल्स टू n प्लस 1/2। ओके, अब माध्य क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 15 है, तो 15 इक्वल्स टू n प्लस 1/2, 15 दूनी ये 30 हो जाएगा, इक्वल्स टू n प्लस 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 29। n की वैल्यू आ गई 29, ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कोण ज्ञात करना है जो अपने का कोटि पूरक के बराबर हो, अपने के कोटि पूरक के बराबर हो। ठीक है, तो कोटि पूरक क्या होता है? जब दो कोणों का योग एंगल 1 और एंगल 2, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो वो दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाते हैं, एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाते हैं। यहां पर बात यह है कि ये कह रहा है कि एक ऐसा कोण बताओ जो अपने के कोटि पूरक के बराबर हो, मतलब जो अपने का, जो उसका मतलब अगर ये A1 मीनिंग ये है कि अगर अपने के कोटि पूरक के बराबर हो, इसका मतलब ये A1 है और इसका कोटि पूरक A2 है, तो ये और ये दोनों ही बराबर हो, क्योंकि इसका कोटि पूरक ये है और वो कह रहा है अपने के कोटि पूरक के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर देखो 90 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 90 प्लस कुछ भी तुम ऐड करोगे तो वो कोटि पूरक ही नहीं रहेंगे। ठीक है, अब 60 में तुम कितना ऐड करो? 60 है, तो 60 में तुम कितना 30 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कोण कोटि पूरक तो हैं, लेकिन क्या रहा है कि कोण ज्ञात करो जो अपने का कोटि पूरक हो, अपने के कोटि पूरक के बराबर हो। इसका मतलब इसका कोटि पूरक जो हो और ये जो हो वो दोनों ही बराबर हो। ठीक है, तो इसका अब नेक्स्ट देखो 45, तो 45
प्लस 45 कितना होता है 90। तो ये जो कोण है वो अपने कोटि पूरक के, इस कोण का कोटि पूरक कौन है 45, और ये कोण अपने कोटि पूरक कोण के ही बराबर है, दोनों बराबर होंगे, इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दोनों बराबर होंगे। तो फिर हमारा जो ऑप्शन हुआ वो ये हो गया राइट, ठीक है, ये हुआ राइट। तो देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है अगर ये इक्वल्स टू ये है तो c प्लस डी की वैल्यू फाइंड करो। तो c प्लस डी कैसे पता करें, c प्लस डी कुछ कंपैरिजन से पता होगा, वो हम देखते हैं कंपैरिजन किस तरह करेंगे। तो मैं नोट अगर करूं इसको तो 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस 4 रूट 7 ये दिया हुआ इक्वल्स टू c प्लस डी रूट 7, ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मुझको ना यहां में हर परमेयकरण करके, जिस तरह यहां पर अंश में कुछ नहीं है, या फिर मुझे सीधी सीधी बात है कि मुझे हर में से रूट हटाना है। यहां पर मैं क्या करूंगा, हर में से रूट हटाऊंगा, और हर में से रूट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा वो देखिए आप, हर परमेयकरण बोलते हैं इसको करने को। मैं क्या करूंगा, इसका साइन ये चेंज करूंगा और फिर ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मैंने बोला, ये अभी मैं नोट कर दे रहा हूं, 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस 4 रूट 7, ठीक है। अभी तो मैंने ये नोट कर दिया, बिल्कुल समझ में आ ही रहा होगा, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों चीजें करूंगा, ठीक है। मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां साइन चेंज कर दूं इसका, तो 3 प्लस 4 रूट 7 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया इस फ्रैक्शन में, ठीक है। अब मैं डिवाइड भी कर दे रहा हूं, तो मैं यहां पर मैंने फिर लिखा 3 प्लस 4 रूट 7। अब ये बात आपके समझ में आई हो ये क्या किया गया, और मैं एक चीज भी समझा दे रहा हूं यहां पर। जैसे a इक्वल्स टू लिखा, a है, अगर मैं यहां पर b से मल्टीप्लाई करूं और b से डिवाइड करूं तो रहेगा कौन, रहेगा तो a ही। तो इसी तरह ये भी बैलेंस्ड है, ठीक है, मैथ का कोई रूल ब्रेक हुआ नहीं है और ये बिल्कुल ट्रू है बात। तो यहां फिर मैं लिखूंगा इधर c प्लस डी रूट 7। अब देखो बच्चों, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा ये 3 तिरका 9, और फिर आगे बढ़ाएंगे तो 3 चौक 12 अंडर रूट 7, और फिर इसका मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 रूट 7, और फिर इसका मल्टीप्लाई यहां पे करोगे तो रूट 7 हो जाएगा 7, और 7 इंटू 4 हो जाएगा 7 चौक 28 प्लस का 28, और डिवाइड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीनिंग a माइनस बी और a प्लस बी अगर लिखा होता है तो बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, वही यहां पर हम करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा 16, और रूट 7 का स्क्वायर होगा 7, ठीक है। 4 का स्क्वायर होगा 16 और रूट 7 का स्क्वायर होगा 7, तो 16 इंटू 7 हो जाएगा 112, यानी कि माइनस का 112, और इधर c प्लस डी अंडर रूट 7, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 9 और 28 हमने ऐड कर लिए, तो 28 और 9 ऐड कर लिए तो हो जाएगा कितना 37, प्लस 12 और 3 ऐड कर लिए तो ये हो जाएगा 15 अंडर रूट 7 अपॉन यहां पर माइनस का बचेगा 103 इक्वल्स टू में c प्लस डी रूट 7। अब देखो नीचे से मैंने बोला था कि नीचे से हम रूट हटा देंगे, अंडर रूट हटा देंगे, तो नीचे से अंडर रूट हट चुका है, ठीक है। अब मैं इसको सेपरेटली लिखूं, इसको माइनस के 103 को सेपरेटली 37 अपॉन करके लिखूं और 15 रूट 7 अपॉन करके लिखूं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, इधर बताऊं, अगर a प्लस बी और पूरे के अपॉन में b लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन बी, a के अपॉन में सेपरेटली और b अपॉन b, इस तरीके से। तो यहां पर मैं लिखूंगा माइनस का 37 अपॉन 103 और ये हो जाएगा माइनस का 15 रूट 7 अपॉन 103 इक्वल्स टू c प्लस डी रूट 7। अब हम कंपैरिजन करेंगे, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो c जहां पर लिखा है उसकी जगह इधर कौन है, उसकी जगह इधर है माइनस का 37 अपॉन 103, और जहां पर d लिखा हुआ है d, ठीक है, यानी रूट 7 के साथ कौन है, रूट 7 के साथ है d। तो यहां पे देखो रूट 7 के साथ कौन है, रूट 7 के साथ मीनिंग ये माइनस का 15/103,
ये लिखा है √7 के साथ लिखा है -15/103। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि सी की जो वैल्यू हुई वो हुई -37/103 और डी की जो वैल्यू हुई वो हुई -15/103। हमें जो फाइंड करना है वो करना है C प्लस डी, मीनिंग C प्लस डी फाइंड करना है। तो करते हैं, C की जगह मैं लिखूंगा -37/103, ठीक है। अब ये हो जाएगा -15/103। जब हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये माइनस का इसलिए ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, 103। अब यहां पर हम फ्रैक्शन जिस तरीके से सॉल्यूशन करने का तरीका है उस तरह से हम ये फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। जब हर समान होते हैं तो हम हर को एक बार लिख लेते हैं, जब हर समान होते हैं तो हर को एक बार लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 103 और ऊपर 37 और 15 हो जाएगा 52 माइनस का 52। ये हुआ आंसर बच्चों। देखते हैं कहां है ऑप्शन, तो ये रहा ये ऑप्शन। तो समझने की कोशिश कीजिए, शायद समझ में आया भी होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, कुछ ज्यादा नहीं है, बस कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, ये √2 जो लिखा हुआ है, इस √2 को क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते 2 की पावर 1/2, और ये तो लिखा ही है 4 की पावर 1/3, और ये लिखा ही है 5 की पावर 1/4, और ये लिखा ही है 3 की पावर 1/6। इतना सब कुछ लिखा ही है, कुछ नया तो है नहीं अभी तक, ठीक है। इसके बाद जो तरीका है इसमें कौन सा नंबर, कौन सी संख्या बड़ी है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, इसको पता करने के लिए मैं क्या करूं, जो इसमें पावर है यहां वो सारी पावर फ्रैक्शन में है, ठीक है, वो सारी पावर फ्रैक्शन में है। तो मैं क्या करूंगा कि जो हर है उसका लासा लेकर फ्रैक्शन से हटा दूंगा सबको। तो अगर मैं 2, 3, 4, 6 का लासा लूं तो एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा कितना, 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 की पावर हो जाएगी 1/2 इंटू 12, 4 की पावर हो जाएगी 1/3 इंटू 12, और 5 की पावर हो जाएगी 1/4 इंटू 12, और 3 की पावर हो जाएगी 1/6 इंटू 12, ठीक है। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, और ये हो जाएगा 4 टाइम, और यहां हो जाएगा 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहां जो बचा वो बचा 2 की पावर 6, यहां बचा 4 की पावर 4, यहां बचा 5 की पावर 3, और यहां बचा 3 की पावर 2। 2 की पावर 6 का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, और यहां पे हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है। तो बच्चों ये जरा गलत बता दिया, यहां पर जो होगा 64 नहीं बल्कि होगा 256, और यहां ये हो जाएगा 5 की पावर 3 125, और 3 की पावर हो जाएगी 9। अब हम देखें कि यहां पर सबसे छोटा कौन है, क्या पूछा उसने, सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और इसका मतलब ये है, और इसको देखो ऑप्शन में तो ये कहां पर है, तो ये है बच्चों ये 3 की पावर 1/6, तो सबसे छोटा हो गया ये। ओके ओके दोस्तों, देखते हैं ये क्वेश्चन। यदि संख्या, ये कोई संख्या है और यहां 6 के बाद भी कोई अंक है, वहां क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अगर ये संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य कंडीशन है, ये 3 से विभाज्य है, तो जो क्वेश्चन मार्क वहां दिया गया है उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा, ठीक है। तो इसमें रूल है, विभाज्यता की पहचान वगैरह जो सिखाई गई है वो यहां पर हमें अप्लाई करनी होगी। तो विभाज्यता की पहचान क्या है, कोई भी नंबर 3 से जब डिविजिबल तब विभाजित होता है जब उस संख्या के अंकों के योग में भी 3 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर इनका योग करूं 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 6, ठीक है, ये अगर मैं योग करूं तो ये योग हमारा हो रहा है कितना, और यहां पर एक नंबर अभी और भी है, एक नंबर यहां भी और भी है क्वेश्चन मार्क वाला, तो ये जो ऐड करूं तो ये ऐड हो रहा है हमारे पास 22। मैंने माना यहां पर कुछ हम x जोड़ लेंगे, लेकिन ये जो जोड़ होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है।
अब बड़े से बड़ा नंबर की बात कर रहा है, तो अगर मैं 22 में 9 जोड़ूं, 22 में 9 जोड़ूं तो क्या 3 से डिवाइड चला जाएगा? तो 31 होगा। तो 31 क्या 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता। बड़े से बड़े की बात कर रहा था इसलिए मैंने 9 से स्टार्ट किया। इस x की जगह मैंने 9 मान लिया इस ऑप्शन में से, यहीं के ऑप्शन में से। अच्छा, इसके बाद 9 से छोटा नंबर 8 है। अगर मैं 22 में x की जगह मान लूं कि 8 हो, ठीक है, तो 8 जोड़ लूं तब देखूं क्या 3 से डिविजिबल है। ये अंकों का जोड़ अगर 3 से डिविजिबल होगा तो फिर वो जो संख्या होगी वो भी 3 से डिविजिबल होगी। तो यहां पर देखो 22 और 8 कितने हो रहे हैं? 22 और 8 हो रहे हैं 30। तो 30/3 और ये डिविजिबल है, 3 9 30, ये डिविजिबल है। इसका मतलब 8 होगा। बड़े से बड़ा नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? 8 होगा। ये हमारा फाइनल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन। दो प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में है। यदि इनका लासा 462 हो तो इनका मासा होगा। तो दोस्तों मासा क्या होता है? मासा होता है बड़े से बड़ा नंबर जो उन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके पूर्णतः, वो मासा होता है। अच्छा, लासा इसमें दिया हुआ है और एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि पहली संख्या, एक संख्या और दूसरी संख्या और दोनों संख्याओं का एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब ये देखते हैं कि 6:11 का अनुपात है अगर किन्हीं दो संख्याओं में, तो मैं ये कहूं कि वो संख्याएं 6x और 11x होगी। अगर मैं यहां कहूं कि यहां पर इसमें और इसमें दोनों में कौन सी संख्या ऐसी है, दोनों में कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो वो संख्या यहाँ पर देख रहा होगा आपको, या बड़े से बड़ा क्या कॉमन है? यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ भी है x, यहाँ भी है। जो नंबर बड़े से बड़ा दोनों जगह कॉमन होता है वही होता है एचसीएफ, यानी मुझको x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं यहाँ पर देखूं कि अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाऊं, तो ये अब देखो यहाँ पे इन दोनों का मासा क्या होगा? इन दोनों का जो मासा होगा वो x होगा, वो x होगा। अब देखते हैं हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू लगाते हैं, तो 6x इंटू 11x इक्वल्स टू एलसीएफ है 462 इंटू एचसीएफ है x, ठीक है। ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा कितना? 60, यहां हो जाएगा 6x इंटू 11। तो मैं दोबारा लिख दी, कोई लाइन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको लिखूं, x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैं लिखूंगा 462 अपॉन 6 इंटू 11। ये 6x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 11 भी x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मैं इक्वल के इधर लेके आऊंगा तो दोनों डिवाइड में पहुंच जाएंगे, डिवाइड में आ गए। अब मैं यहाँ पर 11 से इसमें डिवाइड करूं तो 11 चौक 44 होता है, ठीक है। बचे 2, 11 दूनी 22 और 6 सत्ते 42 होता है। तो x की वैल्यू आ गई 7 और x ही तो था HCF। ये मैंने अभी बोला था कि x है HCF, तो HCF कितना आ गया? HCF आ गया 7। x आया है क्योंकि 7, तो HCF आ गया 7। ओके बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं। ऋण संख्याएं का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याएं बच्चों आप लोग जानते हो वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, दो ही अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। दूसरा हम ऐसे कह लेते हैं कि वो संख्याएं जिनमें किसी और का भाग नहीं जाता, जो सिर्फ खुद से कटती हैं। तो मैं यहाँ बोल रहा हूं कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऋण संख्याएं हैं मतलब अभाज्य संख्याएं। यदि बड़े भाई की उम्र 23 वर्ष है तो छोटे भाई की उम्र बताओ। अगर बड़े भाई की उम्र 23 है और छोटे की मैं 8 मान लूं, तो इसका जो योग है वो अभाज्य संख्या आना चाहिए, और इसका जो अंतर है दोनों की आयु का वो भी अभाज्य संख्या आना चाहिए। तो 23 और 8 हो जाते हैं 31, और 23 में से 8 जाता है तो बचता है 15। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है लेकिन ये अभाज्य संख्या 15 नहीं है। वो कह रहा है दोनों की आयु का योग और अंतर दोनों ही अभाज्य संख्या होने चाहिए। अब इसका ऑप्शन जो करेक्ट जाएगा वो होगा 18, तो मैं 18 ही लेता हूं, ठीक है। 23
और प्लस करता हूं 18, 23, बड़े भाई की उम्र, छोटे भाई की मैंने मान ली कि 18 है, तो 23 और 18 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 का हो गया 1, और 2 और 1 3 और 1 हो गया 4। तो ये अभाज्य संख्या है। अब हम करते हैं यहाँ पर 23 से 18 को घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 5। अब 41 और 5 दोनों ही कैसी संख्याएं हैं, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट हुआ 18। ठीक है, देखो क्या किया गया यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही रूढ़ संख्याएं हैं। अब बड़े भाई की उम्र ये है, छोटे भाई की इनमें से ही कोई ना कोई होगी उम्र, तो मैंने पहले ये मान के बताया आपको कि इसलिए ये ऑप्शन नहीं है, फिर मैंने ये ऑप्शन छोड़ा है और इस ऑप्शन को मैंने पकड़ा 18, क्योंकि मुझे दिख रहा था 23 और 18 कितने होते हैं 41, और सॉरी यहाँ पर 25 लिख गया है, और 23 में से 18 जाते हैं तो बचता है आपका 5। तो ये ऑप्शन इसलिए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि 23 से 18 हमने जोड़े तो 41 आया, क्योंकि आयु का योग किया तो 41, और आयु को हमने अंतर किया तो 5 आया, इसलिए ऑप्शन ये करेक्ट हुआ, क्योंकि रूढ़ संख्याएं आ रही है। ठीक है बच्चों, देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है, यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 है, किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 है, ठीक है, योग 48 है, मतलब x + y = 48 है, इसमें वैसे ये कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, 48 है। उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा, मतलब इन संख्याओं का मतलब ये जो संख्या है इसका अनुपात इनमें से कदापि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा अनुपात है? तो इसमें होता क्या है कि अगर ये योग है और अगर योग है अगर ये, और इसका जो संख्याएं इससे जिन संख्याओं का ये योग है, जिन संख्याओं का ये योग है उनका जो अनुपात होगा, उन संख्याओं का जो अनुपात होगा, नंबर कोई है उनका जो अनुपात होगा, वो अनुपात के योग का भाग इसमें जरूर जाएगा। तो मैं यहां पर अगर देखूं 3 और 5 कितने हो गए, 5 और 3 8 हो गए, तो क्या 48 में इस अनुपातिक योग का भाग जाता है? 5 और 3 कितने हो गए 8, तो 8 से 48, तो इसका भाग जाता है। अब यहाँ पे देखो 7 और 5 कितने हो गए 12, अब ये देखें क्या इसका भाग जाता है, तो ये भी जाता है, 4 बार 12 चौक 48, और 6 और 2 कितने हो गए 7 और 48, ठीक है, यानी अनुपातिक योग का भाग यदि इसमें जाएगा तो वो अनुपात उस संख्याओं के हो सकते हैं, ठीक है, उक्त संख्याओं के हो सकते हैं। तो अगर मैं इसका भाग करूं तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका भाग नहीं जाता है, ठीक है। अब मैं इसका देखूं 2 और 5 हो गया है, पूरी रह गया, अच्छा हाँ ये रह गया, ये वाला रह गया बच्चों। तो इसका देखो पहले तो आंसर ये हो गया कि इसका भाग नहीं जा रहा, इसका भाग नहीं जा रहा, यानी कि 5 और जो 2 और 5 जो अनुपात है इसके जो अनुपात है, इनका जो योग है, योग का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो फिर यही आंसर है कि कौन सा नहीं जा रहा, ठीक है, अनुपात कदापि नहीं हो सकता, तो ये अनुपात कदापि नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, n के विषम पूर्णांक होने पर, जो ये n है ये एक विषम पूर्णांक है अगर, तो इसके विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में ये जो संख्या है कौन सा एक समपूर्णांक है, मतलब ये n अगर विषम है तो ये सम होगा या ये सम होगा या ये सम होगा या ये सम होगा। तो ये कह रहा है, अच्छा मैं ये कहूं कि विषम होती कौन है, n विषम है तो विषम होती कौन है, 1 3 5 7 9 इस तरीके से होती है विषम। अगर ये विषम के लिए सम कौन सा है ये कह रहा है वो, तो 3 × 1 - 8 क्या ये सम होगा? तो ये तो सम नहीं हो रहा, क्योंकि 3 एकम 3 -8 और 8 में से 3 गया तो बचा आपका 5, वो भी माइनस का, तो ये सम नहीं है। अब हम इसको पकड़ते हैं अगर 3n² + 4, ठीक है, तो 3 × 1 का स्क्वायर विषम ले लिया ये n + 4, तो 4 और 3 कितना हो गया, ये तो 3 ही रहेगा, तो 4 और 3 हो गया आपका 7, तो ये भी विषम नहीं है, ठीक है, सॉरी ये भी सम नहीं है। अब आ गया नेक्स्ट वाला, हमने पकड़ा ऑप्शन 3n² +
5, तो 3 इंटू एन, मैंने ये वाला ले रहा हूं हर बार, तो n का मीनिंग 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5, तो देखते हैं 5 और 3 कितने हो गए 8, तो ये इस बार सम आया। ठीक है, किससे सम आया, ये इस वाले से सम आया। अच्छा दूसरा एक और बार चेक कर लेते हैं कि 3n स्क्वायर प्लस 5 को एक बार और चेक करते हैं 3 वाले नंबर पे, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 5, 3 निम 27, और 27 और 5 कितना हो जाते हैं 32। तो ये हर बार जो है हमें क्या दे रहा है, सम दे रहा है। इसका मतलब ये है n के लिए सम कौन है, n अगर कोई विषम पूर्णांक है, तो उसके लिए ये वाला जो नंबर है ये सम है, क्योंकि n की वैल्यू यहां पर पुट करने से ये हर बार सम आ रहा है, तो फिर यही हो गया आंसर बच्चों। देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, काजल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। ठीक है, एक पूरी कोई किताब है, वो पूरी ना पढ़ के कुछ इतनी पढ़ती है, और मैं ये कहूं कि ये 1/3 है पार्ट, कितनी देर में और कितनी देर में 1 घंटे में 1/3 पढ़ती है। ठीक है, पढ़ती है, वह किताब को 2 से 1/5 घंटे पढ़ती है। अगर वो किताब को 2 से 1/5 घंटे पढ़ती है, तो 2 से 1/5 घंटे में कितना पढ़ेगी, तो 5 दूनी 10 और 1 11/5 घंटे में 11/5 घंटे में कितना पड़ेगी, 1 घंटे में इतना, तो 11/5 घंटे में कितना, तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे एक एप्पल 5 रुपए का है, तो 4 एप्पल पता करने के लिए 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे 1 घंटे की वैल्यू 1/3 है, तो 11/5 घंटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/3 इंटू 11/5, तो ये हो जाएगा कितना 11/15। ठीक है, अब पूरी किताब हम कहेंगे कि पूरी किताब 1 है, और 1 में से कितना पढ़ लेती है, 1 में से पढ़ लेती है वो 11/15 वो पढ़ लेती है, तो शेष कितना बचा, 1 में से जो उसने पढ़ लिया वो घटा दो तो बच जाएगा, वही शेष होगा। ठीक है, 1 में से ये पूरी 1 है मान के चलो किताब, ये किताब जो है इस तरीके से जो मैं बना दिया है ये पिक्टोरियल फॉर्म में, इसको मैं 1 कहूं, 1/3 भाग पढ़ लिया था उसने 1 घंटे में, तो 11/5 घंटे में उसने पढ़ लिया कितना भाग, 11/15 भाग, तो मैंने मान लिया कुछ इतना पढ़ लिया। अब ये भाग कुछ शेष बचा, यानी कि पूरे 1 में से 11/15 हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो 15 एकम 15 में से 11 गया तो बचा आपका 4/15 भाग। ठीक है, तो ये हो गया 4/15, ये शेष रह जाएगा। देखते हो दोस्तों, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या है। तो मैंने माना कि वो संख्या x है, संख्या से 1/2 घटाया जाता है, उसके बाद 1/2 से गुणा किया जाता है, और ये जो संख्या है ये 1/8 हो जाती है, या 1/8 के इक्वल हो जाती है, तो ये हो गई 1/8। अब हम लोग जानते हैं ये 2 अगर इधर लेके जाऊं तो ये 2 यहां पहुंचेगा, यहां से इसको काटेगा, इसलिए मैं यही काट देगा कि 2 चौक 8। ठीक है, तो अब यहां फ्रैक्शन को यहां अंदर सॉल्व कर लूं, तो 2 एकम 2x माइनस 1, यानी कि 2x माइनस 1 पूरे के अपॉन में 2 इक्वल्स 2 में 1/4। अब ये अगर मैं इधर लेके जाऊं तो ये ऊपर यहाँ 2 बन जाए, 2 यहाँ पहुंचेगा, यहां से इसको काटेगा, हम इसको यही काट दिया करते हैं, 2 दूनी 4। अब ये जो 2 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये 2 इधर पहुंचा दूं अगर मैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 x माइनस 2 एकम 2 इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 2 इधर लेके आऊं तो ये हो जाएगा 3, और ये आगे होगा x इक्वल्स टू 3/4। अब हम लोग देखें कि ये ऑप्शन कहां पर है, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर ए 3/4। तो ये हो गया बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। ठीक है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए
तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है, वह संख्या कौन सी है? तो मैं ये कहूं कि हो सकता है वो संख्या 54 हो सकता है, मैं इसको ऑप्शन ले लूं टिक करने के लिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 54 कह रहा है दो अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है और इनका अंकों का योग 9 भी है। अगर इसमें मैं 27 जोड़ दूं तो देखते हैं 27 जोड़ के क्या इनका क्रम उलट जाता है। क्रम उलटने का मतलब ये है क्या ये 45 हो जाएगा, 27 जोड़ने से क्या ये 45 हो जाएगा, क्रम उलटने का मीनिंग होगा ये। तो देखते हैं 7 और 4 11 का 1 5 6 7 और 1 8 यानी 81 हुए ये, ठीक है। 54 का क्रम उलट के 45 होना था, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ऑप्शन गलत है। अब मैं 27 को देखूं तो 27 में 27 जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 54। तो क्या और क्रम उलटने का मीनिंग ये था कि ये 72 हो जाना चाहिए था, तो ये ऑप्शन सही होता। अब मैं नेक्स्ट जाता हूं 63 पर। तो 63 में जब मैं 27 ऐड करूं तो ये कितने हो जाते हैं, 7 और 3 10 का 0 और 6 7 8 और ये 90 हो जाते हैं, इसका मीनिंग ये भी गलत हो गया। अब हम पकड़ते हैं 36 को। तो 36 में 27 ऐड करूं तो ये कितना हो रहा है, 13 के 3 हासिल 1 3 और 2 5 और 1 6। तो देखो इसका क्रम उलटकर संख्या क्या हो जाएगी 63, 27 जोड़ने से क्रम उलट गया 63 हो गई। तो इसका मीनिंग ये होगा ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों हम इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ और लॉजिक को समझते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि 1 2 ये 2 अंकों की संख्या है और 12 है, ठीक है। अगर मैं इसको अंक उलट के बनाऊं तो ये 21 बन जाएगी, और अगर मेरे पास कोई 21 संख्या है और अंक उलट दूं तो ये 12 हो जाएगी। यहां पे हम एक बात समझें कि इन दोनों में गैप कितने का है, इन दोनों में गैप 1 का है, ठीक है। 2 और 1 में गैप कितने का, 1 का है। तो 1 का अगर गैप होगा तो अंक उलटने से बनी जो संख्या होगी वो या तो 9 कम होगी या 9 ज्यादा होगी, ठीक है। 9 का गुणज चलेगा। अब इसके बाद देखना, बात को समझना। जैसे मैं कोई नंबर लूं 2 और यहां पर लूं 7, ठीक है, 2 और 7। अब मैं यहां पे ये देखूं कि इनमें गैप कितने का है, ठीक है। तो इसमें जो गैप है वो है 5 का। तो जो अंक उलट के संख्या बनेगी वो होगी 72, जो अंक उलट के संख्या बनेगी वो होगी 72, और वो 27 से कितनी ज्यादा होगी, वो होगी 5, वो होगी 9 गुणा 5। ये हुआ 9 गुणा 1 कह सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगी 9 गुणा 5, ये वाला 5, यानी कि 9 का गुणज होगी 9 का गुणज आगे बढ़ जाएगी, वो 9 का गुणज एक्स्ट्रा होगी वो संख्या, ठीक है। 9 पंजे 45, मीनिंग ये हुआ कि 27 और 72 में जो डिफरेंस है वो 45 का है। और अब ऐसा भी हो सकता है या तो वो संख्या 45 ज्यादा होगी और या फिर वो 45 कम होगी, ठीक है। अब 45 कम का केस क्या होगा, जब इसमें दहाई का अंक बड़ा होगा और इकाई का अंक छोटा होगा तो वो संख्या 45 कम हो जाएगी, ये क्योंकि उलट के कितनी हो जाएगी 27। अब बात वही है कि तुम यहां पर गैप देखोगे, गैप यहां इन दोनों में गैप देखोगे तुम 5 का है तो 5 का मल्टीप्लाई 9 से कर दोगे तो ये जो संख्या होगी वो 45 कम होगी इस बार, क्योंकि 72 और आप खुद देख रहे हैं 72 ये 27 है तो ये कम हो गई है, तो ये कितनी हुई 45। अब मैं इस चीज को और अगर आपको बताऊं, ठीक है, जैसे कि मैं नंबर लूं 3 और नंबर लिया मैंने 3 और 9 39। अब अंक पलट के जो संख्या बनेगी वो होगी 93। मैं ये कहूंगा ये कितनी ज्यादा है, तो ये जो संख्याएं होती हैं वो या तो अंक पलटने का सिस्टम ये होता है या तो वो संख्या 9 ज्यादा होगी, अगर उनमें 1 का गैप है तो वो 9 ज्यादा होगी, अगर उन संख्याओं के अंकों में 2 का गैप है तो फिर वो 18 ज्यादा होगी, अगर उन संख्याओं के अंकों में गैप 3 का है तो फिर वो 27 ज्यादा होगी। जैसे वो यहां पर ये कह रहा था ना कि 27 जोड़ दिया जाए, 27 जोड़ दिया जाए, तो मुझे इनमें से वही ऑप्शन उठाना था। वो कह रहा है ना 27 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, तो मुझे इनमें से वही ऑप्शन उठाना था जिनमें आपस में गैप कितने का हो, 3 का हो, क्योंकि 9 दिया 27। तो यहां पर क्या आपस में गैप 3 का है, नहीं है। यहां पर क्या आपस में गैप 3 का है, नहीं है। एक तो यहां पर आपस में गैप 3 का है, दूसरा यहां पर आपस में गैप 3 का है, तो हम ये दोनों ऑप्शन तो बहुत जल्दी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर तुम अगर पलटोगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये इसमें गैप कितना का, ये हो जाएगी 36, ये 36 हो जाएगी, ये संख्या 36 हो रही है पलट के। लेकिन ये क्या हो रही है, ये जो है घट के आएंगे,
27 घट के तब ये 37 होगा, 36 होगा सॉरी, और वो कह रहा है 27 ऐड होने, तो इस वजह से वो जो नंबर होगा वो 36 होगा। ठीक है, ये इसमें और मैंने डिटेल बताने की कोशिश की, तो आप लोगों की समझ में आया होगा। बाकी आप लोग और कोशिश कीजिए, धीरे धीरे मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और ठीक है बच्चों, खुश रहिएगा। ओके, थैंक यू।